शाह राहें इसी वास्ते बनी क्या, कि इन पे देश की जनता सिसक के मरे। जमीन क्या इसी कारण अनाज उगला था, कि नस्ल आदमो हवा बिलक बिलक के मरे। और मिले इसीलिए रेशम के ढेर बुनती हैं कि दुख्तराने वतन तार तार को तरसें। चमन को इसलिए माली ने खून से सींचा था कि उसकी अपनी निगाहें बहार को तरसें। पाकिस्तान की काबीना ने 3 दफा इसके ऊपर गौर खौज किया। फिर क्यों पाकिस्तान की काबीना ने साइफर को डिसाइफर करने के रूल्स हैं, वो ये इस तरह से इन्होंने कहा कि जो फॉरेन की कोई एविडेंस पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं हो सकती। आप समझ गए, जिसके बेनिफिशियरी मरियम नवाज सीधी ये 21G है, खोल के पढ़ लीजिएगा, मैं आपके देखने वालों को कह रहा हूँ। नवाज शरीफ का केस है, जो मनी ट्रेल अभी आप बात कर रहे थे, वो भी किस्सा क्लोज हो गया। सेक्शन 14 अमेंड किया गया नवाज स्पेसिफिक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। जो बोल उठेगा मार देंगे, ये तय हुआ था। जो बोल उठेगा मार देंगे, ये तय हुआ था। सभी का हुलिया बिगाड़ देंगे, ये तय हुआ था। जो अपनी धरती पे अपना परचम उठा के घर से निकल पड़े, जो अपनी धरती पे अपना परचम उठा के घर से निकल पड़े हैं, हम उनको उनकी ही लाठियों से पिछाड़ देंगे, ये तय हुआ था। है जितने मुजरिम 28 गिरे, हमारे हीरे। है जितने मुजरिम 28 गिरे, हमारे हीरे। जो दूसरे हैं, हम उनकी नस्लें लेताड़ देंगे, ये तय हुआ था। इन अशार के खालिक साबिक वफाकी वजीर इमरान खान साहब के मुशीर सेनेटर डॉक्टर बाबर रवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये मुज़ाहमती शायरी और मुज़ाहमती तहरीक, जिसके पस मंजर में ये शायरी आपने लिखी, तनकीद हो रही है इमरान खान साहब के ऊपर के मुज़ाहमती तहरीक मुज़ाहमत से कामयाब होती है। अगर आप एक साइड पर होकर बैठ जाएंगे तो फिर कौन सा इनकलाब, कौन सा जिहाद? प्लेट में थाली में रखे तो कोई भी आपको इनकलाब के समरात नहीं देगा। पहले तो यह कि जो आपने शायरी की बात की, मुज़ाहमती शायरी के आखिरी शायर थे पाकिस्तान में अहमद फराज। ये जो शायरी है, ये ज़िंदगी की अलामत है, कौमों की ज़िंदगी की और इज्तिमाई शऊर की अलामत होती है। जिस समाज में से ये शायरी निकल जाए, वहाँ कसीदे बाकी रह जाते हैं। इसीलिए आपने देखा कि जो चिड़िया के और नंगे शेर हों या नीम बरना हों, वो तो फिर लोग लिखते रहते हैं जी। लेकिन वो शेर जो लोगों की ज़िंदगी में आप जिसके साथ रिलेट कर सकें, वो नहीं लिखे जा रहे। एक दूसरा ये है कि उसका सबब था ये कि जो मेरे नुक्ता नज़र से लेफ्ट और राइट की जो पॉलिटिक्स थी, उस पॉलिटिक्स ने मज़ाहमती शायरी को जन्म दिया। लोग सरमायादारी निज़ाम के ख़िलाफ़ थे, लोग तकसीम दौलत के ख़िलाफ़ थे। जेड़ा वावे ओई खावे, ये नारे उस वक्त लगा करते थे। और उस वक्त अभी तक ये डोल पे फलाने के नारे बजनगे और बेशुमार वाले नहीं आए थे जो सरकारी खर्चे पे तरीके चलाने वाले थे। एक इसका पहलू था। इसका जो दूसरा पहलू आप कहते हैं कि जी तहरीक किसी को इनाम में नहीं मिलता कुछ भी, इसमें कोई शक व शुबा ही नहीं है। ये बात जदीद दौर में जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, उसमें इमरान खान से ज़्यादा और हम लोगों से ज़्यादा किसको समझ आई? पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा कोई ऐसी गवर्नमेंट जो कहती है कि हम जमहूरी हैं, है वो फैशिस्ट। कोई ऐसी गवर्नमेंट जो कहती है हम इलेक्टेड है, वो इम्पोर्टेड। सीधी सीधी उस गवर्नमेंट के दौर में 10,000 से ज़्यादा लोग जो हैं उनको घरों से बाहर ब्रूटलाइज भी किया गया और उनके ऊपर तशद्दुद हुआ। इतना बड़ा मुझे आपको एक दूसरा फिगर कहीं से नहीं बता सकते। 2.5 से लेके 3,000 के दरमियान गिरफ्तारियां हुई हैं और उनमें से सिर्फ जो बेलें मैंने करवाई हैं, पिंडी में से 125 बेल मैंने कराई जी। और फिर इस्लामाबाद के अंदर 250 से ज़्यादा बेलें मैंने और ILF के लड़के थे मेरे साथ जो असिस्ट करते थे, हम लोगों ने करवाई। और उसमें उन बारों का भी शुक्रिया जिन्होंने हमारे लिए आवाज़ बुलंद की। लाहौर में 500 वकीलों पे दहशत गर्दी का पर्चा हुआ।
और उनका कसूर ये था कि वो इस बार से जो जिसको ऐवान अदल कहते हैं निकल के अगली बार पहुंचने के लिए उनको माल रोड पे सफर करना था, वो रोकने के लिए। आपके इल्म में ही है कि पाकिस्तान में इससे पहले कभी नर्व गैस इस्तेमाल नहीं हुई। जो टीयर गैस थी वो इस्तेमाल होती थी, उसका कंटेनर और होता है, पसंदीदा हमारी जो ड्रिंक्स होते हैं फिजी ड्रिंक्स उन जैसा, और ये दूसरा कंटेनर है, ये नर्व गैस, स्टन गैस भी इसको कहते हैं। ये वो है जो या जंग में इस्तेमाल होती है या दहशत गर्दों के साथ जब कंबैटेंट कोई फोर्स जाती है तो वो इस्तेमाल। हमने खुद उस रात भुगती है जी, हम तो साथ साथ। अच्छा, आप लोगों ने बराह रास्त भुगती है और आप लोगों ने बराह रास्त ये सारा मंजर देखा है। और ये कह कौन रहा है हमें कि हम मुजामत, वो जो वो पंजाबी कहते हैं बुढ़े बारे और लाल लगाम पहन के और नवाज शरीफ के साथ वहाँ कश्ती में जो हनीमोनिक टाइप किस्म का एक हारमोनिक उन्होंने वहाँ मुजाहरा किया है और पाकिस्तान का मजाक उड़ाया, पाकिस्तान के गरीबों का मजाक उड़ाया। आपको याद है ना वो शायरी से कि जो शायर लुधियानवी ने लिखा था कि मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, बज़्म शाही में गरीबों का गुजर क्या मानी, सब जिस राह पे हों सतवत शाही के निशान, उस पे उल्फत भरी रूहों का सफर क्या मानी। तो ये जो उसने ताजमहल को मुस्तरद कर दिया था शायरी के अंदर अपनी, उसने कहा यहाँ ना मुझे मिला करो और यहाँ मुझे जगाने की अंदर से कोशिश ना करो। दो, तीसरा ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजमेंट थी 25 की, हम तो उसमें फ्री की नहीं थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जी की वो पिटीशन थी और शुएब शाहीन साहब उसके सदर वहाँ पे गए थे और दूसरे लोग थे। उसमें बुलाया गया, जाने के बाद जो ऑर्डर पास हुआ उसका पैराग्राफ नंबर 5 कि जिस तरह से इन्होंने धज्जियां बिखेरी, कोई परवाह इनको किसी इदारे की नहीं है। और इस तरह के फैशिस्ट लोगों के सामने में आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं कौम के लिए कहना चाहता हूं कि वो लाखों लोग जो ब्रूटलाइज हुए, लाखों लोग जो बाहर निकले, लाखों फैमिलीज बाहर निकली। इन्होंने कहा था कि जी 20 बंदे आएंगे और अगर हमने एक्शन किया तो 10 रह जाएंगे। तो 10 के लिए 22,000 लोग तो आपने सिर्फ पंजाब से पुलिस लाके यहाँ पे डाली थी, बाकी जो था वो। तो इसलिए जो उसके बाद इनका ख्याल ये था कि लोग घर बैठ जाएंगे। पिछले हफ्ते आपने देखा फिर लोग निकले उतनी बड़ी तादाद में जब हमने छोटी सी कॉल दी। तो इसलिए ये जद्दोजहद ये कोई टाइम बाउंड नहीं है कि हम फलां तारीख तक ये करेंगे, और ये तो एक पूरा समाज और इस समाज का जो बदले हुए समाज का दीमक ज़दा, आज मैंने इस मौजू से कॉलम भी लिखा है दुनिया में, जो दीमक ज़दा निज़ाम है ये साथ नहीं चल सकता। आपकी नस्ल और आपके बाद 2 नस्लें और आ चुकी हैं, आप 30s में हैं, अब 20s वाले भी हैं, और जो टीन एजर और अर्ली टीन एजेस वाले हैं वो हम सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं। तो इसलिए एक प्रोसेस है, इंशाअल्लाह इससे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब सवाल ये है कि नेल्सन मंडेला 2 दहाइयों से ज़्यादा जेल में गुजारी, मुज़ाहमती तहरीक, इमाम खुमैनी 2500 साल बादशाह से टकराए, मुज़ाहमती तहरीक, जो काले अमरीकियों के लिए तहरीक चली, अमरीका में कई बड़े बड़े नाम सामने आए। अगेन क्या बेहतर ना होता कि इमरान खान साहब अगर खुद लीड करते लाहौर से, जैसे 2014 में लीड किया, मंजर कुछ और होता। पेशावर देखे ना, अब ये बहस मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है कि वो कहाँ से लीड करें। असल बात यह है कि क्या जिद्दोजहद जारी है या नहीं है। जिद्दोजहद जारी है। क्या जिद्दोजहद पहले से कम हुई है, पहले से तेज है? अगर पहले से तेज ना हो तो फिर आपके समी इब्राहिम पे पर्चा ना होता, आपके साबिर शाकिर पे पर्चा कोई ना होता, फिर आपके अरशद शरीफ पे पर्चा कोई ना होता, फिर आपके इमरान रियाज के ऊपर पर्चा कोई ना होता, फिर आपके लोग नौकरियों से निकाले ना जाते, फिर टारगेट ARY को बोल को ना किया जाता, फिर लोगों को जिस तरह से नवाजिशें उनको दी जा रही हैं आप तस्वुर ही नहीं कर सकते। ये वो मुल्क है जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग जो अपने आप को आज़ाद भी कहते हैं, खुद मुख्तार भी कहते हैं, सहाफ़ी भी कहते हैं, कॉलमिस्ट भी कहते हैं, एंकर्स भी कहते हैं, उन्होंने कहा, ट्वीट करके कहते हैं, शुक्र है अल्लाह दा बड़ी रोटी आज रज के मैं खा ली। ये वो समाज है जिसमें से तब्दीली, वो भी वज़ीर आज़म हाउस में जी तब्दीली, वो भी सरकारी खर्च पे ना जी, वज़ीर आज़म हाउस में नहीं, सरकारी खर्च। वो उसके वो अपने वहाँ बैतुल माल के घर से तो कुछ बैतुल माल के, ये दुरुस्त लफ्ज़ है। अच्छा, उसमें से देखिए 2 तरीके हैं इसको समझने के। एक उस पर बात कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान में
जो ये तहरीक है, अब आपने देखा लाहौर में लोगों ने एक लोटे के उम्मीदवार भी कबूल करने से इनकार कर दिया। लोटे जिस हल्के में भी हैं, बच्चे उनके खिलाफ मज़ामत पे निकल आए। इस मज़ामत की डेप्थ, पाकिस्तान में मज़ामत की जो पिछली तरीके से, मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने मज़ामत की तहरीकें की, और उन सब की मैं अजमत को भी सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने, मैं एक दफ़ा यहाँ इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज़ का, मैं उसको उस वक्त मेन कॉलेज कहते थे, वुमेन कॉलेज कहते थे, ये 76 की बात है। मुझे जेल में बंद किया गया और वहाँ जेल के अंदर एक बड़ी स्टील मिल्स वालों का एक लड़का था, सीबी कॉलेज का सदर था। वहाँ किसी ने उसके साथ बदतमीजी की, हमारी लड़ाई हुई और जेल के कुछ लोग उसमें जख्मी हो गए। तो उन्होंने मुशक्कती चक्की एक होती है, फांसी घाट में बंद किया, जिसमें बंद करने वाले का अज़ारबंद भी निकाल लिया जाता है ताकि वो वहाँ के टॉर्चर की वजह से वो खुदकुशी न कर सके। ठीक है। और 20 फुट पे उसका छत होता है और छत के दोनों के दरमियान एक जीरो का बल्ब लगा हुआ होता है। आपकी सारी आदतें पूरी करने के लिए इतना सा एक बाउल आपको मिलता है, वो उस कोई 8 बाई 8 के सेल में होता है, और एक इतना सा बाउल होता है जिसको डुल्लू कहते हैं, उसमें आप चाय भी पियेंगे, पानी भी पियेंगे, और वो दोनों चीज़ें जो तब्दील होती हैं वो 12 घंटे के नहीं 24 घंटे के बाद तब्दील होगी। आप अंदाज़ा लगाएं हम कहाँ थे। तो वहाँ मैंने दीवार देखी, उसके ऊपर मोटा मोटा शेर लिखे हुए थे और वो शेर थे जालिब के। मैंने नीचे नाम पढ़ा तो एक नाम जो था वो था बंगश और दूसरा था मेजर इसहाक। जब मैं सियासी शऊर मेरा आगे हुआ तो मुझे पता लगा कि ये मेजर इसहाक तो वो है जिसको पिंडी साजिश केस में बंद किया गया था, और ये तो बड़े इनकलाबी लोग थे, और ऊपर लिखा हुआ था मजदूर किसान पार्टी। और फैज ने उन पे कहा था कि हम जो तारीख राहों में मारे गए। अब तो टूल्स बदल गए, अब तो लड़ाई के सारे पैमाने तब्दील हो गए। इससे बड़ी जंग दुनिया में, मैं आपको जुनूब मशरिकी एशिया दुनिया आप छोड़ दीजिए, जो रेड शर्ट, येलो शर्ट, पिंक शर्ट का जमाना गुजर गया, वो तकरीबन 8-10 साल पहले का जमाना था। इससे भी थोड़ा सा पीछे का जमाना है जो बहारे अरब का जमाना था। कहाँ इतनी बड़ी तहरीक और कहाँ सारी मुल्क की सारी अशराफिया, सारी एलीट एक तरफ खड़ी है, उसके खिलाफ है। मैं जितने भी सवाल कर रहा हूँ वो आपके सवाल में से ही सवाल निकले जा रहे हैं, और मैं कोई जहन बना के नहीं आया। आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी मुज़ाहमती तहरीक है ये, और कुछ लोग उसकी तायद भी कर रहे हैं कि बहुत बड़ी मुज़ाहमती तहरीक है। जो इतनी बड़ी मुज़ाहमती तहरीकें होती हैं उनमें शायर, अदीब, लिखारी, दानिश्वर, इंटेलिजेंशिया, वो उन तहरीकों को जिला बख्शता है। जैसे फ्रांस के आखिरी बादशाह लुईस 16 ने इनकलाब फ्रांस के वक्त कहा था कि अगर वोल्टायर ना होता मैं देखता कि ये कौम कैसे इनकलाब ले आती है मेरे खिलाफ। ये इस बदबख्त की वजह से इनकलाब आया है, क्योंकि ये लोग होते हैं जो माशरे को बेदार करते हैं। इस वक्त किधर है ये सारे दानिश्वर? उससे भी अगले हैं। इस्टेब्लिशमेंट के लोग कभी बोले थे इससे पहले? कुछ महकमे ऐसे हैं जहाँ से कोई बंदा रिटायर नहीं होता, वो घर से बुला के भी उसके फीतियां उतारी जा सकती हैं, उसको कोर्ट मार्शल भी किया जा सकता है। वेटरन्स आपके सारे बाहर नहीं है। मुझे ये बताएं ना, ये जो बहुत आज़ाद कहते हैं अपने आप को, इस्लामाबाद का जो प्रेस क्लब है, क्यों नहीं उन्होंने दरवाज़ा खोला? क्यों नहीं उन्होंने बात करने दी? टेरनी थोड़ा लफ्ज़ है इसके लिए। वहशत, दहशत, खौफ हवा में उड़ गया है सारे का सारा, इसके बावजूद लोग बोल रहे हैं। एक दूसरा ये है कि ये जो ज़ियाउल हक साहब के ज़माने से लेके इस ज़माने तक शायर वो है जिसको टीवी, सरकारी टीवी बुलाए ना, गाड़ी भी बेचता है, टिकट भी बेचता है, ठहराए, वो शायर वो नहीं है। आप शायर, अब लोग इतनी शायरी कर रहे हैं वो सारी टिकटॉक पे, मीडियम बदल गया। लेकिन क्या वजह है? क्योंकि आपका ज़ौक़ है तो मैं कह रहा हूं मीडियम बदल गया। मेरा ख्याल ये है कि जो पहले तो यह है कि किसी को एतबार ही नहीं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। और या मकबूल जान साहब ने एक बात की, मुझे किसी ने क्लिप भेजा, मैंने उनको फिर तौसीफ भी भेजी। उन्होंने कहा कि लोगों की टक्कर अब सही लोगों से लगी है, इसलिए कि ये पढ़ा लिखा बाशऊर तबका है। ये वो नहीं है कि जिसको ख्वाब दिखा के कोई नारा ऐसा मारा गया हो हवाई जिसके पीछे लोग दौड़ पड़े। ये मिसाल के तौर पे आप हैं, आप बात करते हैं, आपके दूसरे कलीग्स हैं जो बात करते हैं, इन सब को भी शाबाश है और अल्लाह ताला भी अजर देता है। घबराना नहीं चाहिए कभी भी किसी कीमत के ऊपर भी। देखिए ना, एक दौर वो था जब ऐसे मुसलमान बादशाह आए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की 21 नस्लें, उनमें से किसी एक को भी
कुदरती मौत नहीं मरने दिया गया। तो क्या हुआ, कौन फिर जीता आखिर में? किस तरह से कोई किसी को फतह कर सकता है? वो जमाने थे जब मीडिया भी नहीं था, वो जमाने थे जब बात आगे पहुंचाने के लिए उर्दू में उसका लफ्ज मजलिस है कि आप बैठ के बता देते कि ये मजालिम हुए हैं, वो आगे अगली मजलिस तक वो बात सीना गजट से बात पहुंचती थी। ठीक है, जरा ये मोहतरम लफ्ज है इसलिए मैंने ये इस्तेमाल किया। वो तजलीस में से निकला है, तजलीस बैठने को कहते हैं, उर्दू में जलसा आप कह लें। जो असल इशू है वो ये नहीं है कि जी कितनी मजामत होगी, कितने लोग हैं जो इस वक्त इस मजामत का, सुनिए ना, किसी ना किसी तरीके से हिस्सा नहीं है। अब इस बहस को मैं यहाँ आई स्टॉप इट ओवर हेयर, इसलिए कि ये बहस करना ऑब्जेक्टिव नहीं है कि कितने लोग अब निकलेंगे, कितने लोग तब निकलेंगे। मजामत के मीडियम्स हैं। अब किसी ज़माने में, हमारे ज़माने में जब मैं व्हेन आई वाज यंग, तो उस वक्त कोहिस्तान होता था, जंग होता था, नमाए वक्त होता था और मशरिक होता था। सारी सच्चाई हमारी यही थी। और एक पाकिस्तान टेलीविज़न होता था और फिर कुछ जो छुप छुपा के कुछ सैरबीन को सुनते थे जिनके पास ट्रांजिस्टर की सहूलत होती थी। अब तो हर घर में एक रिपोर्टर है, अब तो हर आदमी अपनी आवाज़ सुना रहा है। अब तो 4 साल का बच्चा भी और बच्ची भी वो कहते हैं मैं जान कुर्बान कर दूंगी पाकिस्तान के लिए, इमरान का पहले नाम लेते हैं वो। तो उस वक्त तो सिर्फ और तरह का माहौल था। जो मेरा ख्याल ये है कि सारी बहस को जहाँ वाइंड अप करना चाहिए वो ये है कि देखिए, पाकिस्तान के अंदर इससे पहले भी बाहर से साइफर आए। एक साइफर भुट्टो साहब ने भी दिखाया था, लेटर यही पिंडी में दिखाया था। जी हाँ, दिखाया था ना। कितने लोग साथ खड़े थे? नहीं खड़े हुए थे। नेशनल सेंटर का एक डीजी था और कुछ लोग और थे। वो तस्वीरें मैं जानता था उन लोगों को, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। अब साइफर के साथ पूरी कौम खड़ी है। अब हर आदमी को अपना अपना दिफा करना पड़ रहा है। अच्छा, आप साइफर के साथ पूरी कौम खड़ी है, लेकिन देखिए सुनिए ना, साइफर आया, नवाजिश हुई, साजिश हुई, रिजीम चेंज हुआ। ये 4 मज़ाहिर हैं जो डिनोमिनेटर्स हैं इस सारी बात के। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है वो कहे कि इसकी तफ्तीश कर, आओ एक आजाद कमीशन बनाते हैं। हम कोई अक़वाम मुत्तहिदा का थोड़ा ही कमीशन मांग रहे हैं, पाकिस्तानी कमीशन। क्या वजह है? सदर पाकिस्तान ने लिखा है सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट कमीशन नहीं बना रही। क्या वजह हो सकती है इसकी? आखिर मुल्क का आईनी सरबराह है, वो अगर एक बात लिख रहा है, कम्युनिकेट तो करें, उसको जवाब तो दें। अच्छा, ये कह दें कि भाई तुम गलत कह रहे हो, नहीं लिखते, भाड़ में जाओ, कोई जवाब ही नहीं। एक बहस थी तो अंदर सदर हाउस में थी 5-7 लोगों की। ये वो दिन है जिनके ऊपर किताब लिखी जाएगी। तो उससे पहले की एक मेरी रात थी प्रेसिडेंसी की, जिसे नाइट इन द म्यूजियम, नाइट इन द प्रेसिडेंसी थी। दिस वाज अ नाइट इन द प्रेसिडेंसी अगेन। और प्रेसिडेंसी से पहले की एक नाइट है, नाइट इन द प्राइम मिनिस्टर हाउस, वो भी है 9 तारीख। उसमें मैंने ये जो थी नाइट इन द प्रेसिडेंसी, सेकेंड नाइट इन द प्रेसिडेंसी आप कह लें, उसमें मैंने कहा आप जो और लोग थे, सदर साहब भी बैठे हुए, मैंने कहा उनमें से जो बहस कर रहे थे एक तर्ज की, मैंने उनको कहा सदर के ऑफिस को आप डाखाना समझते हो? कहते नहीं, है ही डाखाना। मैंने कहा अफवाज का सरबराह डाखाना नहीं है। आर्टिकल 50 मैंने खोल के उनको दिखाया। मैंने कहा पार्लियामेंट का सरबराह सदर, वजीर आजम एट विम जाग खड़ा होकर तकरीर नहीं कर सकता, वो नीचे से स्पीकर से पूछता है जाकर। ये कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है, सदर वहां खिताब करे, कौम को गाइडलाइन दे। वो मैंने 11 हैसियतें हैं सदर की मुख्तलिफ, जो वो उनको बताएं। अब भी जो सरबराह मुमलिकत है, ये इस्लामी भी है, ये एटमी भी है, ये जमहूरी भी है, ये रिपब्लिक भी है, ये आज़ाद भी है, ये खुद मुख्तार है। खुद मुख्तारी के सवाल के ऊपर कैसे हो सकता है कि सदर की ख्वाहिश हो तो उसको झटक दिया जाए या उसको बैक बर्नर पे डाल दिया जाए? मेरा फिर आपके सवाल से फ़ायदा उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि हमने कमीशन किस किस चीज़ के ऊपर नहीं बनाई, और ये साजिश और मुदाखलत का तय होना एक और हवाले से बड़ा ज़रूरी है। मैं अब हिस्ट्री में जाने लगा। 66 में भारत का एक शहर है जिसको कहते हैं अगरतला, वो भारतीय बंगाल में, आपको पता है ना, ईस्ट वेस्ट बंगाल 2 दफा तकसीम हुआ। अगरतला साजिश केस, फिर अगरतला साजिश केस जो है, उससे पहले जब वहाँ का एक प्लाइट आया, वहाँ पे कहता आया, तो उस वक्त भी शायर ने लिखा था कि ये शाहराहें इसी वास्ते बनी थी क्या कि इन पे देश की जनता सिसक के मरे, जमीन क्या इसी कारण अनाज उगला था कि नस्ले आदमो हवा बिलक बिलक के मरे।
और मिले इसीलिए रेशम के ढेर बुनती हैं कि दुख्तराने वतन तार तार को तरसें। चमन को इसलिए माली ने खून से सींचा था कि उसकी अपनी निगाहें बहार को तरसें। यानी सदर सवाली है, इससे बड़ा इस एटमी मुल्क के साथ और क्या अलमिया हो सकता है। सदर सवाली है, सवाल के चंदा नहीं मांग रहा। वो किसी मिडिल ईस्ट के एम्बेसडर को बिठा के हमारे ये जो शोबाज यानी वो कार्टूनों वाली हरकतें नहीं कर रहा कि एम्बेसडर को वो कह रहा है कि हमने रोटी खानी है, खुब्ज खानी है। चले इसलिए आप क्या भेजना चाहते हैं? इससे जरा फारसी में भेजेंगे या उर्दू में भेजना चाहेंगे? मुझे फारसी वाला अच्छा लगता है। मैं भेज देता हूँ, मेरी तरफ से पहुंचाए। मेरे तो बस में नहीं है ये। अच्छा, इससे आगे बढ़ते हुए डॉक्टर साहब, मतलब हैरत है, ताजुब है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने जवाब नहीं दिया। लेकिन दूसरा, एक तो ये हमारी फाजिल अदलिया, दूसरी तरफ हमारा फाजिल इदारा है जो सिक्योरिटी का है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई बार DGISPR ने आके वाशगाफ अल्फाज में, गैर मुबहम अल्फाज में, क्लियरली कैंडिडली आके कहा है कि भाई कोई साजिश नहीं हुई। एक ब्रेक लेते हैं इसी। अच्छा नहीं, ब्रेक से पहले सुनिए जरा, थोड़ी ब्रेक लंबी कर। मेरा फिर मुझे सवाल भी मुकम्मल करना पड़ जाएगा, इसलिए मैं कर ले सवाल, लेकिन चलिए आपकी मान लीजिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से डॉक्टर साहब से आगाज करें। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। डॉक्टर ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले जहां मैंने तवक्कुफ किया वो लम्हा था जहां DGISPR के तरदीद के ऊपर बात हम कर रहे थे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई बार उन्होंने कहा कि भाई साजिश नहीं हुई है। अब क्या आप और इमरान खान साहब उनके मुंह से ये सुनना चाहते हैं कि भाई आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आप लोग गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? अच्छा चलें थोड़ा पीछे चलते हैं। अगरतला मैंने बताया था भारत का एक शहर था, साल था 66। वहाँ पे एक साजिश हुई, साजिश की तहकीकात हुई 67 में, 1967 में। उस तहकीकात के नतीजे में अयूब खान साहब का दौर था और एक अगरतला कॉन्स्पिरेसी ट्रिब्यूनल बना। ये लफ्ज़ हैं, आप अभी गूगल करके देख लीजिए। उसके तहत खुंडकर मुश्ताक और ताजुद्दीन और शेख मुजीबुर रहमान पे मुकदमा चलाया गया। वो मुकदमा साजिश का वापस ले लिया गया। अच्छा, यस, साने मशरक़ी पाकिस्तान होने से महीने पहले वो वापस ले लिया गया। यानी रियासत पाकिस्तान ने ये कहा कि इन्होंने साजिश नहीं की। ट्राइब्यूनल की फाइंडिंग्स आ गई थी उसकी? नहीं, ट्राइब्यूनल चल रहा था, राइट। और एक जज नहीं था, जज ज्यादा थे। जो गवर्नमेंट ने, वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान होती है ना, सरकार बनाम माजा गामा वगैरह, सही है। तो सरकार पाकिस्तान ने, स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने अगरतला साजिश केस वापस ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि झूठा मुकदमा था, इसका मतलब यह बेबुनियाद इल्जामात थे। इसका मतलब ये हुआ कि हम माजरत चाहते हैं जनाब। ताजुद्दीन साहब, खुंडकर मुश्ताक और शेख मुजीबुर रहमान तीनों बरी हो गए। नतीजा क्या था? साजिश नहीं हुई। उसके बाद हो गई मुदाखलत, इंडियन फौज आ गई, ये तीनों बेनिफिशरी निकले। एक सदर बन गया, एक वजीर आजम बन गया, दूसरा सदर बन गया, ये तीनों क्या निकले? बेनिफिशरी। मुदाखलत ही अगर आप मान लें जी, तो बेनिफिशरी तो है ना PDM। मुदाखलत तो खुद लिखा हुआ है उसमें कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस, ये तो मान रही है फौज। अब दूसरा पहलू इसका, जो आपने कहा कि जी उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने जो बातें कही हैं जो प्रूव करती हैं कि साजिश भी हुई और मुदाखलत, मैं आपको 3 बता देता हूँ। वो उन्होंने कही हैं 4 दफ़ा, जो मैं बाहर की गुफ्तगू के ऊपर मैं तबसरा नहीं करूँगा। मैं आपको लेके चलता हूँ जो बाकायदा फोरम की मीटिंग है, जिसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के आप कह सकते हैं जी। उसमें आई, उन्होंने कहा कि बड़े नामुनासिब अल्फाज हैं। पहला 4 बातें जो उन्होंने की। पहली बात, बड़े नामुनासिब, इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज इज यूज्ड। इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज में मदर सिस्टर भी को अगर कहेगा तो वो भी तो शामिल हो गई ना, और शायद अनएक्सेप्टेबल कौम के साथ। ये सुनिए ना, यहां से शुरू, इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा ये कहा गया जी जो आपने कहा, ठीक है। तीसरा जो कहा गया, उन्होंने कहा कि ये काबिल कबूल नहीं है हमारे लिए। चौथा कहा गया इसको डिमार्च करो। आप प्लान अगर नहीं बना था तो कैसे आ गए मेरे घर में? सही है।
आपका अगर प्लान नहीं है तो मैं कैसे बोल टीवी पे आ गया? प्लान पहले बनेगा ना। ठीक है, जो भी एग्जीक्यूशन बात, एक्सिक्यूशन को, जो अंग्रेजी में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है एक्चुअल जुर्म के लिए, उसको कहते हैं एक्टस रिया, कि जो एक्टिवली कोई पार्टिसिपेट करता है वो तो बाद में होगा ना, प्लान पहले होगा। अच्छा, अगर ये फर्ज कर लें हम कि कोई साजिश भी नहीं थी, तो फिर क्यों पहले 2-3 दिन उस पर पर्दा डालने की कोशिश की गई कि कुछ भी नहीं आया? फिर क्यों जो फॉरेन मिनिस्टर था उसको जरूरत पड़ी कि वो उसको तलाश करे? फिर क्यों फॉरेन मिनिस्टर ने वो तलाश करके वजीर आजम के और छोटे ग्रुप के सामने रखा? फिर क्यों मुल्क के वजीर आजम को ये कहना पड़ा कि गवर्नमेंट मेरी है तो ये किसको कहा जा रहा है कि मुझे हटाना है? फिर क्यों हमें एंकर्स बुलाने पड़े और एंकर्स को ब्रीफ करना पड़ा? ब्रीफिंग का एक छोटा सा पोर्शन मैंने भी एड्रेस किया, प्राइम मिनिस्टर थे वहां। फिर क्यों पाकिस्तान की काबीना ने 3 दफा इसके ऊपर गौर खौज किया? फिर क्यों पाकिस्तान की काबीना ने साइफर को डिसाइफर करने के रूल्स हैं जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान की रनिंग के लिए, जिनको हम कहते हैं रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सही, उसके तहत इसको डिकोड किया, इसको हमने पहले ये फैसला किया गया कि करना है, सही है, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। फिर जो रेलेवेंट सेक्रेटरी है उसको बुलाया जाता है, उसने आके उसको डिसाइफर किया, यानी डिकोड किया आम लफ्जों में, उसको खोल के हमने रख दिया सारे का। फिर क्यों वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजा गया? फिर क्यों वो हाउस की प्रॉपर्टी बनाया गया नेशनल असेंबली में? फिर क्यों उसको स्पीकर ने अपनी रूलिंग का हिस्सा बनाया, उसको तस्लीम किया स्पीकर ने? रूलिंग किसी सब्सिक्वेंट रूलिंग के जरिए से भी वो रूलिंग खत्म नहीं हो सकती। रूलिंग कोई अदालत किसी में चैलेंज नहीं हो सकती कि ये रूलिंग आ गई है, इसलिए वो रूलिंग अपनी जगह पे खड़ी है। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। 2 बुनियादें थी जिनकी बुनियाद के ऊपर रिजीम चेंज हुई है। उसमें से पहली बुनियाद ये थी कि डॉलर का रेट हमने 100 पे वापस लाया। ये क्लेम था ना पीडीएम का, 100 रुपए से ऊपर नहीं हम जाने देंगे। तो आ गया क्या? वो तो 200 से भी ऊपर चला गया। एक दूसरा ये था कि ये इकोनॉमी हम चला के दिखाएंगे और इसमें बड़ी बेहतरी आ गई है। अगर ये इकोनॉमी से मुराद शरीफ खानदान की इकोनॉमी है, नवाज शरीफ की इकोनॉमी है, उनके खानदान, बेटों बहुओं की इकोनॉमी है, उसकी बेटी की इकोनॉमी है, उसके भाई की इकोनॉमी है, उसके भतीजे की इकोनॉमी है, उसके समधी की इकोनॉमी है, भतीजों की आगे बीवियों की इकोनॉमी है, और भाई के जो दामाद हैं उनकी इकोनॉमी है, तो वो तो बेहतर हो गई। अगर मौलवी साहब की इकोनॉमी है तो वो भी बेहतर हो गई। अब जितने लोग वो हज पे सरकारी खर्च के ऊपर लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में कभी कोई नहीं लेके गया। डॉक्टर साहब, अच्छा, आज क्रैश किया इकोनॉमी ने। आज वो चलती हुई पाकिस्तान की मैशत, उसके ऊपर खुद कुछ हमला हुआ है पीडीएम की तरफ से, जिसके जरिए से उन्होंने सुपर करप्ट रिजीम ने सुपर टैक्स लगाया है। अच्छा, फिर आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, वो ये कह रहे हैं कि हम मुश्किल फैसले कर रहे हैं। मुश्किल फैसला ये है कि आप कहें कि हम कर्ज नहीं लेते, अंदर से हम सोर्स जनरेशन करेंगे, जिधर इमरान लेके चला गया था इकोनॉमी को। आप ऐसे इलाके से हैं, चेन्नोट से, और जिस इलाके में सारी इंडस्ट्री है वो किस तरह से बूम कर रही थी, किस तरह से दौड़ रही थी, बंद मिलें किस तरह से खुली। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खुद शहबाज शरीफ साहब की भी है वहाँ, और उनकी शुगर मिल भी है। वो 2010 में जाके मैं गया सैलाब में, NDMA साथ लेके, और हजरत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह का इलाका, उस सारे मुजाफात के देहात थे, मेरी ड्यूटी लगी, मैंने बचाने के लिए गया। तो वो जो त्रिमू का पुल है वो बंद था रात से ही, उसको भी खुलवाया। हम गए तो पता लगा कि हेलीकॉप्टर एक शुगर मिल पे वो 2 दिन पहले उन्होंने खरीदी थी, वहाँ दौरा करके, और हेलीकॉप्टर से नीचे यूं करके, जिस तरह नहीं खाली गाड़ियों में वो करने की आदत है उसकी, वो करके वो चले गए शोबाज साहब। अच्छा, अब ये जो क्यों की लिस्ट बड़ी लंबी है। अब सवाल एक बुनियादी है कि क्या इस गंभीरता में इस मुल्क को मजीद डालना है? इरिवर्सिबल होती जा रही है इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिकवरी इरिवर्सिबल होती जा रही है। अच्छा, उसमें 2 बातें वो कहते हैं जी हम मुश्किल फैसला, पहला मुश्किल फैसला ये है लूटे हुए पैसे वापस करवाओ ना, जिसके भी हैं। एक दूसरा फैसला ये है, पाकिस्तान में 3 तरह की सर्विसेज हैं, एसेंशियल सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज प्रोविंशियल समेत हैं, और जुडिशियल सर्विसेज हैं। मुझे ये बताएं किसको मुफ्त पेट्रोल नहीं मिलता? 2 इदारे ऐसे हैं, एक वो जो बिजली से डील करता है, एक वो जो बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करता है।
दोनों इदारों के किस दर्जे के मुलाजिम को फ्री यूनिट नहीं मिलती। ये मुश्किल फैसला ये करो, दूसरा मुश्किल फैसला ये हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, और तीसरा मुश्किल फैसला ये, शर्म करो, इलेक्शन कराओ। जब डॉक्टर साहब ये बात समझ से बालातर है कि ये सारा जो आपने डॉट्स कनेक्ट किए हैं और आपकी पार्टी डॉट्स कनेक्ट कर रही है कि इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी देन सी इज इक्वल टू ए, अब ये बात सबको समझ में आ रही है, ये बात मुल्क के इतने बड़े इदारे को समझ क्यों नहीं आ रही है? वो बार बार बजिद क्यों है कि साजिश नहीं है? देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये कहना। असल में ये याद रखने वाली बात है, मुझे भी और आपको भी और सबको याद रखनी चाहिए कि आवाज़ खल्क नक्कारा खुदा होता है। और फिर ये कि चोजन ट्रूथ, कि सरकार को सिर्फ सुनो और सरकार का सच, ये कभी भी नहीं किसी ने माना। इसलिए ये नहीं माना जाएगा कि सिर्फ सरकारी खबरें ही सुनो और सिर्फ पीटीवी लगाया करो। अब बोल पे क्यों आ गए और यार भाई क्यों लगा दिया और हम की तरफ तुम क्यों जाने की कोशिश कर रहे हो? ये जो है ना कभी भी नहीं चला, तारीख में ही नहीं कभी चला। अब तो तारीख क्या, अब तो जोग्राफिया बदल गया, मुल्क का हुलिया बदल गया। मुल्क के अंदर मैं अभी निकला जब, तो आप यकीन करें 35 मिनट मुझे एक वो मेरे ख्याल चंद 100 फुट अंदर लोगों ने जाने ही नहीं दिया। इस तरह का जज्बा है लोगों का, बच्चे, औरतें, घर, खानदान, और जो हमें रोकने वाले हैं, लाठियां मारने वाले हैं, उनके बच्चे भी, और जो हमारे घरों पे छापे मारने वाले और दीवारें फलांगने वाले हैं, उनके बच्चे भी और औरतें भी। उनको घर में अपने लोगों का सामना करना मुश्किल हुआ है। इसलिए आई एम होपफुल अबाउट दिस कंट्री। एक ही इसका रास्ता है कि जिद ना लगाई जाए, अना के पहाड़ से नीचे उतरा जाए, कौम की आवाज की तरफ तवज्जो दी जाए, सारे इदारे दें, और कौम की आवाज एक ही है। देखिए, अल्टीमेट जो होता है ना, अल्टीमेट पावरफुल, उसको कहते हैं इलेक्टोरेट, अवाम, ताकत का सरचश्मा। ये अभी जो अना है, ये जो अना है, ये अना वैसे 3-4 महीनों की मेहमान नहीं है। देखिए, अना अनारकी में बदल रही है, ये डेंजरस पार्ट है तो मेहमान वैसे। देखिए ना, नहीं आप सोशल मीडिया पे जाइए ना जी। अनारकी किस तरह की, उसके दो पहलू हैं। एक ब्रेन ड्रेन है, आपकी उम्र के लोग भी और छोटे भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं आया था, मैं बच्चे लाया था, मैं पैसे लाया था, अब मैं वापस जा रहा हूं। बड़ी मुश्किल के बाद, अरसे के बाद, लंबे अरसे के बाद रोशन डिजिटल अकाउंट उसका एक सबूत है। सारी दुनिया तारीफ कर रही है, एहसास प्रोग्राम उसका दूसरा सबूत है, कोविड में विक्ट्री तीसरा सबूत है। पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा में इस वक्त जिसके लिए हर जुबान के मुसलमान, अरबी समेत, जिन मुल्कों के अंदर पॉलिटिक्स है ही नहीं, वो इमरान खान के लिए वीडियो बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। वो कोई हमारे लॉबियस्ट थोड़े ही हैं, वो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स हैं। ये आवाज रोकी नहीं जा सकती, इससे भागा भी नहीं जा सकता, इसको छुपाया भी नहीं जा सकता। वक्त पे ऐसी जगह ना लेके जाएं, जिस तरह मैंने कहा था ना कि वो एक सानिया हुआ, उस साने के बारे में मुशीर काज़मी ने कहा था। उसने कहा कि क्या फसाना कहूँ, माजियो हाल का शेर था एक मैं, अर्ज़े बंगाल का, शर्क से गर्ब तक मेरी परवाज थी, एक शाही था मैं ज़हने इकबाल का, एक बाजू पे उड़ता हूँ मैं आजकल, दूसरा दुश्मनों को गवारा नहीं। फूल लेकर गया, आया रोता हुआ, बात ऐसी है कहने का यारा नहीं, कब्रे इकबाल से आ रही थी सदा, ये चमन मुझको आधा गवारा नहीं। ये खुदा का खौफ करें, ये इकबाल के घर के ऊपर गाड़ी से उसका गेट तोड़ा जाके, जिसके लिए जावेद नामा लिखा इकबाल ने। डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे हैं जो अल्लामा इकबाल साहब की जो बहू है, उनके घर पे जो रेड किया लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए, और वो वाकई फाशिज्म की इंतहा थी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आखिरी हिस्से में नैब का कानून जिस तरह से इस हुकूमत ने तब्दील करने की कोशिश की, क्या आने वाली नस्लें आज रहने वाले हर शख्स को माफ़ करेंगी, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो इंटेलिजेंसिया हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे जिसकी भी आवाज़ है। अगर इस पर हम खामोश रहेंगे, जो इन्होंने करना था वो कर दिया, उठ गया तो उठ गया, जब दस्ते कातिल उठ गया। अब क्या हो सकता है एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदेद। हुकूमत ने नैब के कानून को तब्दील कर दिया है। वो लंगड़ा, लूला या इस किस्म के जो हम अल्फाज या इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं, ये तो बहुत मामूली और बहुत बेमानी किस्म के इस्तिलाहात हैं जो कुछ इस नैब के साथ कर दिया गया है। बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कुछ पल्ले नहीं छोड़ा इन्होंने नैब के,
देखें, इस सवाल के अंदर से दो खबरें निकलती हैं, अभी तक इन पे बात नहीं हुई। पहला तो ये है कि ये फंसा के ना लोगों को पेट्रोल के रेट में और डीजल के रेट में और मिट्टी के तेल के रेट में और बिजली के यूनिट के रेट में इन्होंने दो काम किए। पहला काम ये किया है कि नैब की तरमीम, उस पर मैं आता हूँ, कौन बेनिफिशरी है, वो जानने वाली बात वो है बेनिफिशरी कौन कौन है। लेकिन उससे पहले जो उन्होंने ताज़ा तरीन काम किया है वो ये है कि जो पाकिस्तान का कानून है उसमें से मनी लॉन्ड्रिंग का जुर्म निकल गया। अब गंदे पैसे, काले पैसे, डर्टी पैसे, वो नैब का जुर्म ही नहीं रहा। अच्छा। हाँ, इनको याद ही नहीं रहा था ना पहले करने का, ये उन्होंने अब किया, अब कर दिया जी, अब किया। वो कसर रह गई थी, वो पूरी हो गई। जी, वो कसर तो अभी है, इसलिए कि वो जो करप्टले आजम है वो बाहर बैठा है, वो जाहिर है करप्शन के फरोग के लिए और लोगों को करप्शन के फायदे बताने वाले वजीरों की सरपरस्ती के लिए एक करप्टले आजम चाहिए ना जी। तो अब मैं आपको बताता हूं कि सेक्शन 21G ये अमेंड किया गया है। मरियम का क्लेबरी फॉन्ट का केस है, वो उस पर बंद हो जाएगा। अच्छा। अब केसेस 3 सतह के ऊपर हैं इनके खिलाफ, ट्रायल में है, अपील में, और दूसरे या इंक्वायरी में और या कंप्लेंट वेरिफिकेशन या इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, 4 जगह होगी। वो ये इस तरह से इन्होंने कहा कि जो फॉरेन की कोई एविडेंस पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं हो सकती। आप समझ गए? जिसके बेनिफिशियरी मरियम नवाज जाहिर है, सीधी ये 21G है, खोल के पढ़ लीजिएगा, मैं आपके देखने वालों को कह रहा हूँ। नवाज शरीफ का केस है, जो मनी ट्रेल अभी आप बात कर रहे थे, वो भी किस्सा क्लोज हो गया। सेक्शन 14 अमेंड किया गया, नवाज स्पेसिफिक। उससे आगे जो लोहे के चने हैं उनके लिए 9A वो इंट्रोड्यूस किया गया। 67 लोग हैं, उनमें एक बड़ा वकील भी है, वो अभी तक उसने मुंह नहीं खोला, 2 उसके फ्लैट खा गए ये पैसे लेके। वो भी किसी न किसी दिन उसको भी बात करनी पड़ेगी। तो ये जो है, इसके लिए इन्होंने 9A अमेंड करके कहा है कि 100 कम अज कम, यानी 99 अगर शिकायत कुनिंदा हो कि 99 डाके मारने वाला डाकू नहीं है, पब्लिक एट लार्ज की डेफिनेशन, 100 डाके पहले पूरे करेगा, सेंचुरी बनाएगा, उसके बाद उसको पकड़ेंगे और उसके बाद उसको हम डाकू कहेंगे। उससे पहले वो शरीफ आदमी है। इसमें ख्वाजा साद रफीक बचता। अच्छा, फिर जो शहबाज शरीफ का TT केस है वो भी 9A के जुमरे में आता है। जब आप फॉरेन एविडेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते और पब्लिक एट लार्ज चीट नहीं हुई, सिर्फ पाकिस्तान का खजाना ही तो लूटा है ना, ये उसको भी उन्होंने उड़ाया उसके एक ज़िमनी अमेंडमेंट के जरिए से। और फिर जो सेक्शन 23 है वो कमाल हो गया है, जिससे आप कह रहे थे ना सारी दुनिया माफ़ नहीं करेगी, ये तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा कि चोरी का माल ट्रायल के दौरान बेचने की इजाज़त है। बिक गया तो बिक गया, वो भैंस गई पानी में, फिर कहां से बरामद होगा वो? अच्छा, उसके बाद जो पाकिस्तान की सेक्शन 4 है, जिसके जरिए से पाकिस्तान की फेडरल ब्यूरोक्रेसी, तमाम कमेटियां, तमाम हुक्मरान, नीचे जितनी भी प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी है, वो सारी की सारी उसको आप हाथ ही नहीं लगा सकते। जो फैसला भी वो करेंगे, ये यानी 65 पानी वाला भी वो गया, आशियाना हाउसिंग वाला भी वो गया, कंपनियों वाला भी वो गया, ये सारे केसेस वो वॉश हो गए। अच्छा, फिर 2 साबिक वजीर आजम, जिसको 8 वजीर आजम कहते हैं, वो 2 वो हैं और एक साबिक सदर है, उनको फायदा देने के लिए 3 जगह अमेंडमेंट की गई हैं और स्पेसिफिक केस सामने रख के ये सारी अमेंडमेंट्स जो है वो डिजाइन की गई। और 6 किस्म के केसेस हैं, 117 मुकदमात नैब के, 6 किस्म के केसेस, जिनकी टोटल अमाउंट बनती है 1200 अरब रुपए पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान के खजाने से लूटा गया। इस NRO2 के जरिए से उन्होंने वो 100% उनको क्लीन चिट मिल जाएगी। यानी इन्होंने चुन चुन के देखा है कि मरियम बीबी किससे बच सकती हैं, वो डाल दो, शहबाज शरीफ किससे बच सकते हैं, वो डाल दो। अब चोर नहीं कहलाएंगे, पहले लिस्ट बनी है कि ये 100 बंदा है, इसको बचाना है, जो जिससे बचता है उसको। 117 लोगों को बचाने के लिए 117 मुकदमात हैं। और कुछ लोग 1100 अरब कहते हैं, मेरी जो तहकीक है मेरे लॉ ऑफिस की, वो कहती है 1200 अरब के करीब है, जो पैसे लोगों को 1200 अरब, यानी वो पैसे लोगों के जो लूटे गए उनको सबको माफी मिल जाएगी। तो यही तो, इसी खातिर तो कत्ले आशिकां से मना करते थे हम। यही तो कह रहे थे कि इमरान खान अगर जाएगा, इसने पहला न सिर्फ शऊर दिया बल्कि ये हिम्मत दी इदारों को। 7 कत्ल हो चुके हैं तफ्तीशी। ये जो पार्लियामेंट को कानून बनाने की या कानून बदलने की जो इजाजत यहाँ हासिल है मुकन्नना को,
ये गैर मशरूत है? ये चाहे तो मर्द को औरत बना दे, औरत को मर्द बना दे? नहीं, एक तो पर्सन स्पेसिफिक नहीं हो सकता जिसको टेलर मेड मैंने कहा, और दूसरा जो है कि कानून का जो भी प्रियम्बल है उसके खिलाफ कानून नहीं बन सकता। ये जजमेंट है जो ये आप थोड़ा हाथ आगे करके जरा मुझे पकड़ा दें, कोई अर्ज नहीं, ये है जजमेंट। मैं इसको देख रहा था, दिस इज PLD 2001 जी। सुप्रीम कोर्ट पेज 607, इरशाद हसन खान उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। ठीक है, ये वो जजमेंट है। थैंक यू। और इस जजमेंट के मुताबिक उन्होंने जिनको कहा हुआ है कि वैलिडेट करते हैं हम इसको, जो चैलेंज था 184(3) में, एक तो पब्लिक इंटरेस्ट हो गया, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, दूसरा ये था अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है सारा कुछ। उन्होंने कहा नहीं, ये आइन के मुताबिक है, अब इसको भी देखना पड़ेगा। सो आपको कितनी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि वो इसके इतने हिस्से को कहेगी कि ठीक है, या सारे को कहेगी कि ये बिल्कुल नल एंड वाइड? मैं उस पर नहीं जाता कि जजमेंट क्या होगी। ये टोटली पाकिस्तान के लोगों की इज्तिमाई शऊर की, पाकिस्तान के आइन की और पाकिस्तान में कानून साजी की सारी तारीख की सबसे बड़ी तौहीन है ये। अगर इसको हमने 34 इनको वापस की थी, यूं इनके मुंह पे मारी थी। अगर इसको जायज करार दे दिया जाता है डॉक्टर साहब, इसको अगर ये जो कुछ हुआ है, तो उसके बाद तो ये लैंड ऑफ नो लॉ है। फिर नहीं, अभी भी कोई यानी कानून कहाँ है? कानून तो अभी भी नहीं है, कानून कहाँ है अभी भी? कौन सा? मैंने तो बहुत सीरियसली आफ्टर 4 decades ऑफ द प्रैक्टिस, और मेरे पास इस मुल्क के बड़े बड़े जजेस भी मेरी वकालत के दौरान आए, बड़े बड़े सियासतदान आए, तकरीबन हर पार्टी के बड़े बड़े नाम लिए जा सकते हैं। असफंद यार वली आप कह रहे थे, वो भी मेरे क्लाइंट रहे। उनके जो मामू थे सेनेटर आजम खान होती, वो भी रहे, गजन रहे, हैदर होती रहे, एक लंबी लाइनें, हर जगह केसेस हमने लड़े हुए हैं। इस तरह की तौहीन लोगों को बड़ी मुश्किल से जो इमरान ने उम्मीद पैदा की थी, वो उम्मीद मारने की ये कोशिश। हम जिनको मुंतखब करके भेजते हैं वो कस्टोडियन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट है। कस्टोडियन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट जाके छुरा मारना, आपने बुनियादी शर्त ही गलत लगा दी ना, हम जिनको भेजते हैं ये तो इम्पोर्टेड है। इनको अमेरिका ने भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बाबर रहमान साहब, साबिक वफाकी वजीर। थैंक यू। इमरान खान साहब की मशीर हमारे साथ थे। इंशाल्लाह दोबारा इनको जहमत देंगे कुछ अरसे के बाद, देखते हैं कि इसके ऊपर तहरीक इंसाफ अपना मुकदमा, बल्कि इनका मुकदमा नहीं, ये पाकिस्तान की आवाम का मुकदमा है, सुप्रीम कोर्ट में कैसे लड़ती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।